नमस्कार, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है और मैं हूं विनीत अनुराग। हाल ही में पनामा भारत के साथ मनी लॉन्ड्रिंग और ब्लैक मनी से संबंधित सूचनाओं को साझा करने के लिए सहमत हो गया है। ऐसे में यह विश्वास फिर से मजबूत हो रहा है कि विदेशों में जो भारतीयों के काले धन है, शायद अब उसे वहां से लाना आसान होगा। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम के कई नेतार्थ हैं और इसे भारत की एक बड़ी कामयाबी के रूप में देखा भी जा रहा है, लेकिन पहले इसकी पृष्ठभूमि पर बात करते हैं। तो हुआ कुछ यूं कि 2014 के बाद न जाने कहां से यह बात निकली कि प्रधानमंत्री ने 15 लाख हर भारतीय को देने का वायदा किया है। तब से लेकर अब तक हर भारतीय बार बार अपने बैंक खाते को देखता ही रहता है कि कहीं 15 लाख सच में तो ही नहीं आ गए। मतलब सच हो जाते तो कितने ही सपने सच हो जाते। बहरहाल प्रधानमंत्री जी के भाषण की गहराई में तो नहीं जाऊंगा, बस यह समझ लीजिए कि असल में उनके कहने का मर्म इतना था कि अगर विदेशों में भारतीयों के काले धन जो छिपे हुए हैं, अगर उनको भारत में लाने में हम सफल रहे तो वह आंकड़ा इतना बड़ा होगा कि हर भारतीय के हिस्से 15 लाख रुपए आ जाए। तो बस इसी काले धन ने मुंगेरी लाल के हसीन सपने हमें दिखा दिए। तब यह चुनावी राजनीति का इतना बड़ा मुद्दा बन गया कि 2014 में प्रचंड बहुमत वाली सरकार तक बना डाली। तब ब्लैक मनी और मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ कार्रवाई के कमिटमेंट के साथ आई सरकार ने जो पहला काम किया था वह था एपी शाह की अध्यक्षता में काले धन पर एसआईटी यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन, जिसने भारत में अवैध तरीके से कमाए गए धन को टैक्स हेवन या ऑफशोर फाइनेंशियल सेंटर में जमा करने के तरीकों का पर्दाफाश किया था। टैक्स हेवन से तो आप समझ रहे होंगे, और अगर नहीं समझ रहे तो एक बार ब्रीफ में थोड़ा सा इसको भी समझ लेते हैं। टैक्स हेवन या कर के स्वर्ग देश उन देशों को कहते हैं जहां अन्य देशों की अपेक्षा बहुत कम कर लगता है या बिल्कुल कर नहीं लगता। ऐसे देशों में कर के अलावा भी बहुत सी गतिविधियां चलती हैं। ऐसे देश टैक्स में किसी प्रकार की पारदर्शिता नहीं रखते, न ही किसी प्रकार की वित्तीय जानकारी को साझा करते। अब जब ऐसे देश हैं तो अपने देश में हम कर क्यों ही दें और फिर अपनी भ्रष्ट कमाई को आसानी से यहां आकर क्यों न छुपा ले। तो कुल मिलाकर टैक्स हेवन देश हैं तो काला धन आपके देश से निकलता ही रहेगा और किसका कितना काला धन है आपको पता भी नहीं चलेगा। बहरहाल हम बात कर रहे थे काले धन पर गठित एसआईटी। तो हुआ यूं कि 2015 में ब्लैक मनी पर एसआईटी की रिपोर्ट इधर आई तो दूसरी तरफ 2016 में पनामा पेपर्स लीक कांड में कई भारतीयों का नाम सामने आ गया। अब यही ठहरिए, पहले पनामा पेपर्स लीक कांड समझ लीजिए, तब बताऊं कि अचानक अभी यह चर्चा में क्यों है। असल में उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के मध्य में स्थित एक देश है पनामा, और इस देश को भी टैक्स हेवन के रूप में माना जाता है। अब इसी देश की एक कंपनी है मोसेक फोंसेका। इस कंपनी की स्थापना 1977 में हुई थी। इससे दुनिया भर में 2 लाख कंपनियां जुड़ी हुई हैं जो इसके लिए एजेंट की तरह काम करती हैं। इसी मोसेक फोंसेका के ही करोड़ों दस्तावेज 2016 में लीक हुए थे, जिन्हें पनामा पेपर्स लीक कहा जाता है। ये दस्तावेज जर्मन अखबार स्युडड्यूट से जुदुंग के पास पहुंचे थे। इसने ये दस्तावेज इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट को सौंप दी। इसके बाद दुनिया भर के 78 देशों के 107 मीडिया संस्थानों के 400 से ज्यादा पत्रकारों ने मिलकर इन दस्तावेजों को खंगाला था। आईसीआईजी ने 1977 से 2015 तक करीब 40 सालों के दस्तावेज को खंगाला और 2.25 लाख से अधिक ऑफशोर कंपनियों की जांच की। इसके बाद 2016 की शुरुआत में आईसीआईजे ने खुलासा किया, जिसमें दुनिया के 193 देशों के राजनेता, बिजनेसमैन और सेलिब्रिटीज के नाम थे। आरोप लगा कि इन लोगों ने मोसेक फोंसेका की मदद से मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स चोरी कर अपनी दौलत को छिपाया है। पनामा पेपर्स लीक की लिस्ट में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के करीबियों, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और बेनजीर भुट्टो, मिस्र के पूर्व राष्ट्रपति होस्नी मुबारक, सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद समेत दुनिया के 140 ताकतवर राजनेताओं के नाम शामिल थे। इस लिस्ट में तकरीबन 500 भारतीयों के नाम भी थे। इनमें अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन, डीएलएफ के केपी सिंह, इंडिया बुल्स के समीर गहलोत, अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी समेत कई प्रभावशाली लोगों के नाम थे। इस खुलासे ने दुनिया भर में हड़कंप मचा दिया था। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को तो कुर्सी भी गंवानी पड़ी थी। पनामा पेपर समेत कई बड़े खुलासों के सामने आने के बाद सरकार ने इनकी जांच के लिए कई केंद्रीय एजेंसियों का एक ग्रुप बनाया। इसमें सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, प्रवर्तन निदेशालय, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट के अधिकारी शामिल थे।
इस ग्रुप ने भारत से जुड़ी 930 कंपनियों के 20,353 करोड़ रुपए का पता लगाया। यह आंकड़ा 1 अक्टूबर 2021 तक का है। वैसे भी ब्लैक मनी, मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फंडिंग, हवाला बिजनेस जैसे आर्थिक अपराध लंबे समय से वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते रहे हैं। ऐसे आर्थिक अपराधों ने बड़े पैमाने पर वैश्विक स्तर पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है, गुड गवर्नेंस के प्रयासों को धूमिल किया है। ग्लोबल टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन की राह में ये अपराध तो बड़े अवरोध के रूप में रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद वैश्विक स्तर पर न तो सरकारों के बीच इन मुद्दों पर सहयोग और समन्वय दिखता है और न राष्ट्रीय सरकारें मजबूत इच्छा शक्ति के साथ इसके विरुद्ध कोई कार्रवाई करती हुई दिखती है। पर अब वैश्विक स्तर पर मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े पनामा पेपर्स लीक चर्चा का विषय एक बार फिर से बन गया है, क्योंकि हाल ही में मध्य अमेरिकी देश पनामा ने 2016 के पनामा पेपर्स लीक मामले की जांच में भारत का सहयोग करने के लिए हामी भर ली। इस मामले में विभिन्न भारतीय हस्तियों और बिजनेस टाइकून की पहचान शामिल है। पनामा की विदेश मंत्री जेरेना तेवानी ने हाल ही में कहा है कि उनका देश भारत को सूचना देने और अपनी वित्तीय प्रणाली में पारदर्शिता में सुधार के लिए हुए प्रगति के बारे में भारतीय अधिकारियों को बताने के लिए तैयार है। मध्य अमेरिकी देश पनामा के विदेश मंत्री ने जिस सहयोग के लिए समर्थन किया है उसे कहीं न कहीं साफ तौर पर पता चलता है कि पनामा जैसे देश भारत के बढ़ते वैश्विक कद से अपने को प्रभावित होने से रोक नहीं पा रहे। जिस तरह से आज भारत G20 जैसे संगठनों की अध्यक्षता कर रहा है, उससे कई राष्ट्रों ने भारत की लीडरशिप स्किल को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में मान्यता दे दी। G20 वैश्विक आर्थिक अपराधों के खिलाफ बीते वर्षों में काफी मुखर रहा है और भारत पूर्व में G20 की बैठक में भगोड़े आर्थिक अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हेतु प्रस्ताव भी कर चुका है। पनामा जैसे टैक्स हेवन माने जाने वाले कई देश अब मान रहे हैं कि यदि उन्होंने ब्लैक मनी, मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मुद्दों पर पारदर्शी होकर भारत जैसे देशों को सहयोग नहीं दिया तो वो दिन दूर नहीं जब भारत अपने लीडरशिप में इन टैक्स हेवन देशों के खिलाफ कार्रवाई हेतु G20 और UNSC जैसे मंचों पर कार्रवाई का प्रस्ताव न कर दे। भारत आज कहीं न कहीं ग्लोबल टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन में सुधार और मनी लॉन्ड्रिंग पर नकेल कसने के लिए एगमोन ग्रुप, FATF, IMF, OECD जैसे संगठनों के साथ अपने को मजबूती से जोड़कर एक मजबूत ब्लूप्रिंट पर काम करने की कोशिश में लगा है, जो भारत के नेतृत्व कौशल पर एक नया अध्याय लिख सकता है। पनामा पेपर्स लीक के बाद भारत ने भारतीय नागरिकों से जुड़े खातों की जांच के लिए CBDT, प्रवर्तन निदेशालय, FIU और भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकारियों की एक समिति का गठन किया था। इस लिहाज से पनामा की विदेश मंत्री जेरेना तेवानी द्वारा भारत को प्रस्तावित मदद से मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क से निपटने में भारत सरकार को बड़ी मदद मिल सकती है। ऐसा पहली बार हुआ है जब मध्य अमेरिकी देश ने पनामा में उच्च स्तरीय जांच के लिए सार्वजनिक गारंटी दी है। इसके बारे में सरकार का दावा है कि पनामा और पैराडाइज पेपर लीक में 20,353 करोड़ रुपए के छिपे हुए क्रेडिट का पता चला है। काले धन के खिलाफ भारत के अभियान की सराहना करते हुए पनामा की विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि उन्होंने इस हफ्ते की शुरुआत में एक बैठक में एस जयशंकर, भारत के विदेश मंत्री, को पनामा पेपर्स लीक से जुड़ी जानकारी साझा करने के लिए राजी होने की सूचना दी थी। अब इतनी जानकारियां जब मिल रही हैं, तो जरूरत इस बात की है कि ब्लैक मनी और मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ एक विश्वव्यापी आंदोलन का माहौल भारत जैसे देशों के नेतृत्व में किया जाए। हालांकि भारत को इसके लिए एक अति कठिन राजनीतिक आर्थिक इच्छा शक्ति से गुजरना होगा, क्योंकि एक बहुत बड़ी लॉबी सरकार के ऐसे कामों में बाधा डालने के लिए सक्रिय होने का काम कर रही है। भारत को G20 के बैनर तले कुछ ऐसे प्रस्ताव करने चाहिए जो टैक्स हेवन, ऑफशोर वित्तीय कंपनियों, सेल कंपनियों और MNCs के संदिग्ध वित्तीय लेन देन के खिलाफ कार्रवाई के लिए राष्ट्रों को एक मंच पर ले आएं और ग्लोबल इकोनॉमी के हित में राष्ट्रों में गंभीर आर्थिक अपराधों के खिलाफ कार्यवाही हेतु बिना किसी राजनीति और टाल मटोल के सर्वसम्मति बने। ऐसे ही मुद्दों पर ज्यादा चर्चा अलग अलग विषयों, अलग अलग वीडियो के अंतर्गत करेंगे। आंतरिक सुरक्षा से संबंधित एक श्रृंखला को भी इसी क्रम में शुरू किया जाएगा। उम्मीद है कि यह सूचना आपको आपके लिए लाभप्रद होगी। ऐसे किन विषयों पर आप चाहते हैं कि वीडियो बनाए जाएं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले ऐसे ही किसी विषय के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।